सीजी खबर के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए शाह अरुण। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर वन्यजीव चिकित्सक हैं, 20 सालों का अनुभव है इनका और जानवरों का इलाज करते हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे। सर, पहले तो इस पेशे के बारे में बताइए, आप कब इस पेशे से जुड़े और कैसा अनुभव रहा अब तक का। एक्चुअली मैंने 94 से BVSC शुरू किया है। उस टाइम मेरा एक बहुत इच्छा है वेटनरी डॉक्टर बनाने के लिए। सो माय इंस्पिरेशन वाज माय सिस्टर इज़ आल्सो अ वेटनरी डॉक्टर, सो आई यूज्ड टू बी विथ हर एंड देन वो ट्रीटमेंट करने के टाइम पूरा देख के मेरा भी उसी फील्ड में बहुत इंटरेस्ट आ गया है। एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया है 94 में BVSC अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए, एंड देन वो ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल होने के बाद, एक्चुअली इट वाज अ 5 ईयर कोर्स, वो 4 साल होने के बाद मालूम पड़ गया everybody completing their BVSC are all entering into domestic animal field. So उसी टाइम तो 1000 के ऊपर डॉक्टर्स था डोमेस्टिक एनिमल के लिए और ये पेट्स के लिए। लेकिन उसी टाइम से जंगल जानवर के लिए, अगर ये फ्री रेंजिंग एनिमल जंगल में है या वन विभाग के अलावा जूस और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऐसे कुछ कैप्टिव फैसिलिटीज़ में भी है, मिल्क है, not even 20 doctors were there all over the country. So it was very disappointing that वो सभी लोग इतना साल में ग्रेजुएट आके और ये मास्टर्स बना के बाहर आ रहे, सब लोग पूरा डोमेस्टिक एनिमल के ही काम करने वाला है. सो देन आई एक्चुअली inculcated and then also showed interest and then wanted to become a wildlife veterinarian. So 2000 में मैंने ग्रेजुएशन कर दिया है. उसके बाद मैंने मास्टर्स वाइल्ड लाइफ मेडिसिन में किया है. 2002 से मैं अभी तक वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा हूँ. एंड आई जॉइंड द वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वाइल्ड लाइफ SOS. इट्स अ बिग टीम एंड वी इनिशिएटेड द वर्क ऑफ डांसिंग बेयर को रेस्क्यू करके वो कम्युनिटी को इलाज करने के लिए शुरू किया है. And it was a almost 400-year-old tradition, and then now there is no more dancing bear in the country. वो सबको हमने रेस्क्यू किया है अंडर द गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फिर उसको 4 जगह पे रिहैबिलिटेशन सेंटर बना के उसी में रख के उसको हम देखभाल कर रहे हैं. डांसिंग बेयर के बारे में बात की आपने. हाँ जी. सर, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, ये क्या है और वो जो कलिंदर समाज है उनके बारे में, उनकी प्रथा है ये, इसके बारे में जानकारी. तो एक्चुअली ये कलंदर कम्युनिटी ये एक्चुअली वो नोमैडिक ट्राइब्स है. वो 400 से 500 साल के पहले when Mughal emperors were there, these community people were using the sloth bears of our country, and they were actually collecting these bear cubs. वो बच्चे को दूसरी पर्सन से, लाइक पोचर्स से उसको परचेज करके उसी को बचपन से उसको नचाने के लिए प्रैक्टिस करता है, उसको यूज़ करने वाला है, उसको ट्रेन करने वाला है. तो वो ट्रेनिंग भी हमने एक्चुअली द को-फाउंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ SOS वो कम्युनिटी के साथ ऑलमोस्ट 2 साल काम करके उनके साथ ही पूरा वो क्या क्या वो लोग का रूटीन वर्क है, वो कहाँ से वो भालू मिलता है, कैसे जंगल से लोग पकड़ सकता हूँ, ये पूरा फैक्ट्स को पता कर लिया है. उसके वजह से हमको मालूम पड़ी है ये एक्चुअली द पोचर्स आर डिफरेंट. दे एक्चुअली किल द मदर बेयर एंड देन वो बच्चे को चोरी करता है. नहीं तो वो एक्चुअली स्लॉथ बेयर विथ मदर एंड द कप्स आर हाईली एग्रेसिव एनिमल. वो किसी ने उसके सामने जाने के लिए और ये इवन उसको डैमेज करने के लिए बहुत बहुत मुश्किल है. सो इसीलिए what we understood was they always kill the mother bear, either just putting a ring fire whenever they are actually having a cub in a small den area, because ये sloth bear ऐसे ही बच्चा देता है. वो ज़मीन में पूरा गड्ढा खोद के अंदर जाके गवी बना के उसके अंदर बच्चे देने वाला है. नहीं तो वो पूरा रॉकी टेरेन के अंदर एक गोहे के जैसे केव के अंदर जाके बच्चे देने वाला है. सो
ये लोग क्या करता है, उसके आजू बाजू में पूरा आग लगा के, कभी भी वो माँ अगर वो खाना पीने के लिए जा रहे बाहर 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही शॉर्ट टाइम में वो बाहर जाएंगी, क्योंकि ना बच्चे को छोड़ के माँ कहीं भी नहीं जाएगी। सो एंड उसी टाइम में ये लोग एक्चुअली कुछ रिंग फायर वगैरह डाल के वो बच्चे को चोरी करके आके ये कलंदर कम्युनिटी को सेल करता है। तो ये लोग उसको पूरा नचाने के लिए बच्चे से उसको ट्रेनिंग दे के, वो ट्रेनिंग भी एक रेड हार्ट प्लेट में वो बच्चे को ऊपर रख के, वो उसको पैर तो गर्मी की वजह से वो पैर नहीं रख सकता हूँ, उसको हमेशा चेंज करेंगे पैर को। उसके बराबर ये लोग वो ये एक्चुअली एक डमरू करके एक रेगुलर हमारा देसी का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो डमरू बजा के, ये दोनों एक्चुअली वो नेगेटिव कंडीशनिंग बोलते हैं हमने इसको। सो वो कभी भी ये साउंड बजाने के टाइम बच्चे को मालूम पड़ेगा अभी प्लेट मेरा गरम देने वाला है, सो अपने आप एक वो ऐसे करना अपने शुरू पैर करेंगे, उठाना शुरू कर देता वो है। जी, उठाना जी, शुरू करेंगे। सो जी। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड डांसिंग बेयर्स। एक्चुअली वो डांसिंग का और बेयर्स का कुछ संबंध ही नहीं है। नहीं है। सो ये ऐसे ही करके उसको एक्चुअली नाक में रस्सी डाल के, हेड आई मीन रेड हॉट आयरन से उसको सुराख करके ये डाल के, और ये मेल बेयर्स को नसबंदी करके इतना, और नाखून वगैरह को निकाल देंगे, दांत को तोड़ेंगे। सो इतना उसको ख़राब करके ही रखने पड़ा है, क्योंकि ना इनकी सेफ्टी और इनका भी इकोनॉमिकली दे आर बहुत वीक है। सो इसीलिए इनका धंधाई के लिए वो करेंगे, एक बालू वो पूरी परिवार को संभालने पड़ेगा। सो उनके क्या अर्निंग कर रहा है वो बालू, वो सारा फैमिली को खाना खिला देंगे वो बालू। सो ऐसे ही ये शुरू हो गया है वो मुग़ल एम्परर्स टाइम में, लेकिन 1972 के बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये कम्प्लीटली इलीगल है। सो देयर वाज नो परमिशन गिवन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अब ये अभी तो बिल्कुल चीज़ नहीं है। नहीं है। लेकिन वो शुरू से कौन करना शुरू किया, वो लोग ऐसे करते रहने वाला है। सो इसीलिए हमने एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको हमने लॉ एंड एनफोर्समेंट को इम्प्लीमेंट करके वो सारा लोग से उनका अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने के बाद, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ एसओएस, वो हेल्पिंग हैंड्स लेने के बाद वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके सारा बालू को हमने निकाल दिया है वो कलंदर के तरफ से, और 4 रिहैबिलिटेशन सेंटर इंडिया में बना के सारा बेयर्स को निकाल दिया है। इन 2010 के बाद कुछ भी बालू नहीं है। आजकल एक और दो नेपाल से और ये आउटसाइड द कंट्री से मिल रहे इधर उधर, लेकिन ये तो बहुत कमी है। एक्चुअली इट वाज समथिंग अराउंड 1200 बालू था हमने शुरू करने के टाइम, अभी बिल्कुल नहीं है। सर, आप वन्य जीवों का इलाज करते हैं, तो पालतू जानवरों के इलाज में और जो बड़े जो जंगल के जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनके इलाज में क्या डिफरेंस पाते हैं और किस तरीके की आपको दिक्कतें आती हैं? एक्चुअली वो डांसिंग बेयर्स का क्या होता है, वो छोटी बच्चे से ही इंसान के साथ डोमेस्टिक एनिमल के जैसे ग्रो होता है। सो इसीलिए उसका थोड़ा अप्रोच करने में इजी है, वो इतना डेंजर नहीं है। एट द सेम टाइम ये लोग तो बहुत सारा उसका फियर फैक्टर टीच करके करके करके, और ये नाक में रस्सी है और ये मेल का नसबंदी क्या है, दांत तोड़ा है, नाखून निकाला है। सो इसीलिए उन लोगों का आदमी देखने में बहुत डर लगता है। सो उनको तो फियर फैक्टर ऑलरेडी माइंड के अंदर है, दिमाग के बैठा है। सो इसीलिए उसको इलाज करना थोड़ा ईजी है। फिर भी जंगल जानवर है तो जंगल जानवर ही है। सो वी हैव टू take very big precautions before dealing with that animal. But parallelly, when we are coming to or talking about this free ranging animal, जंगल में कोई जानवर, इधर भी अभी छत्तीसगढ़ में आप सुना होगा, हाथी का बहुत ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मतलब इंटरफेस चलता है. सो दैट इज द other reason such kind of animals are disturbed because of growing population of people. वो जंगल में जगह नहीं है, अभी वो लोग का खाना नहीं मिलता है. हम लोग सारा जंगल का भी पूरा
अगर वो तेंदुपत्ता है या हनी है और फॉलन वुडन रॉक्स है और ये फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस है, कुछ भी है, हम लोग इतना ग्रीडी है, पूरा हम जंगल का सब भी ले लिया यूटिलाइज हमने। करना शुरू जी, किया है। बिल्कुल। सो जानवर का जगह ही नहीं है, वो क्या करेंगे फिर, वो जंगल जानवर वो टाउन के पास आ जाएगी। जंगल के जानवर बाहर आ गया तो हम उसी को मैक्सिमम अवॉइड करना शुरू करेंगे, नहीं तो उसका पकड़ेंगे या उसका नुकसान दे दें करेंगे। सो इसीलिए वो जंगल जानवर तो बहुत सारा एग्रेसिव होता है, उसका वो फियर फैक्टर बिल्कुल नहीं होगा उसको। सो इसीलिए उसका 200% हमने केयरफुली डील करने पड़ेगा। कभी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने के टाइम ही हम उससे उसका हम इंटरेक्शन और इंटरवीन करेंगे, नहीं तो वो जंगल के अंदर है तो उसका और हमका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप आराम से होगा। कब तक हम उसी हैबिटेट को और उसका घर को हम डिस्टर्ब करेंगे, फिर वो बाहर आके हमको भी डिस्टर्ब करेंगे। खतरा कभी आपने महसूस किया? किस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी? क्योंकि जंगली जानवरों का इलाज करना, मतलब जब वो सामने आते हैं तभी इतना डर लगता है, तो उनके पास जाके उनका ट्रीटमेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। यस, यस। सो हम लोग तो एक्चुअली एनी वो जंगल जानवर का हम कोई भी ट्रीटमेंट के लिए और ये कुछ भी चेकिंग करने के लिए और ये टेस्ट लेने के लिए और उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम जाएंगे तो कम से कम उसको तो फिज़िकली हम रेस्ट्रेन करेंगे। ऐसे कुछ केज में, मतलब एक स्क्वीज केज हम बोलेंगे, ऐसे कोई केज में रख के उसको सेफली हमने उसको एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। ये तो कैप्टिव एनिमल में लाइक वन विभाग या इसमें जूस और रिहैबिलिटेशन सेंटर या जंगल सफारी ऐसे एरिया में हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर जंगल में कुछ भी हम इंटरवीन करना चाहिए उसको बेहोशी करने पड़ेगा। सो पहले हम बेहोश करेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस, उसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स वगैरह है। छोटी जानवर है तो हम फिजिकली रेस्ट्रेन कर सकता हूँ, नेट्स वगैरह या कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन केजेस है, ऐसे कुछ चीज़ में हम जानवर को डाल के हम इलाज कर सकता हूँ या चेक कर सकता हूँ, सैंपल ले सकता हूँ, टेम्परेचर चेक कर सकता हूँ, ऐसे कुछ वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन वो जंगल जानवर, फ्रीली लिविंग जंगल जानवर को तो हम थोड़ा दूर से हम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल हम बता देंगे, ऐसे दूर से हम उसको बेहोश का इंजेक्शन हम डार्ट करेंगे। तो उसके बाद वो साइलेंट हो जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी। देन हमने जाके उसको कुछ भी है प्रॉब्लम या कुछ भी टेस्ट करना है और कुछ रेडियो कॉलर लगाने का है और उसको अगर जंगल से बाहर आ गया उसको दोबारा हम गाड़ी में लोड करके डीप जंगल के अंदर जाके उधर छोड़ना है। वो कुछ भी है इलाज और कुछ भी इंटरवेंशन वो बेहोश करने के बाद ही कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ चीज़ में हम हमेशा बोलेंगे सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सारा वाइल्ड लाइफ वेटनरियन को हम हमेशा बोलेंगे पहले हमारा पर्सनल सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके हिसाब से ये हम कोई भी जानवर हम अप्रोच करेंगे उसका सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई हमने उसको थोड़ा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई इक्विपमेंट या डिवाइस यूज़ करने पड़ेगा, नहीं तो बेहोश करने पड़ेगा। सो इन दोनों में दोनों को सेफ है। ऐसे एक ऑपरेशन में एक्चुअली हमने एक वाइल्ड लाइफ एसओएस की तरफ से एक जंगल हाथी ने हाईवे क्रॉस करने के टाइम एक कंटेनर लारी उसको हिट किया है। वो एक्चुअली रोड में गिरा है। सो उसका ऊपर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है वो। सो इसीलिए वो कॉल हमको आ गया है। हमारे पास बहुत सारा पोर्टेबल इक्विपमेंट्स है एक्सरे फील्ड में लेने के लिए, पोर्टेबल एक्सरेज वगैरह है, वो बैटरी में चलता है। ऐसे कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज बहुत कम है इंडिया में। सो ये तो हम हमारे जानवर के लिए कम से कम 10 साल से हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसीलिए ऑलवेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल टेक आवर असिस्टेंस। मैंने किया है ड्यूरिंग द कोविड टाइम, हमने गया है, वो पूरा एक्सरेज पैर को ले लिया है, पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन वो बैक में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो स्पाइनल कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उठ नहीं पा रहा है। लेकिन वो पूरा कॉन्शियस है एनिमल, वाइल्ड बिग टस्कर, मोर देन 7 almost 5,000 to 6,000 kilo body weight male,
beautiful male, but unfortunately it was crossing the road in the night, and then this fellow was not able to identify the elephant because वो टार रोड का कलर और एलिफेंट का कलर दोनों बराबरी होगा है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंटेनर ड्राइवर, एंड दे वर नॉट अवेयर दैट ये तो जंगल का रास्ता है, वो जानवर रोड क्रॉस करने के लिए चांसेस है. फिर भी कंटेनर ट्रक was not on a full speed also, but still this is a heavy vehicle. This man all of a sudden can't apply brake and then stop the vehicle. So he, I think, badly hit, and then he got stuck in the steering, actually, steering wheel. And somehow we reached on time, but the animal was not able to get up, and then we just used the crane to lift the animal to a nearby jungle, and then we were taking x-rays. During the process of X-ray, the animal hit my leg, and then I broke my leg. हाँ, वही मैं वहीं आ रही थी कि आप कभी जख्मी हुए हैं? Yes, yes. So actually, we always tell the younger generation vets never be acting heroic in front of any animal. So हम हमेशा वही teach करता है younger generation vets को that कभी भी never be over smart. We have to be always careful, and then make sure that safety is first and foremost important in wildlife. इसीलिए तो मैं हमेशा कोई भी वेटनरी वाइल्ड लाइफ साइड को आने वाला है, बहुत मेल्स एंड फीमेल्स, मैं हमेशा बता देंगे, देखो 20 साल में काम कर रहा हूँ, अभी भी पूरा 10 उंगली है मेरे पास, कोई बड़ा स्कार नहीं है, दोनों पैर है. सो यू कैन ट्रस्ट मी, and then you can always join and then follow the protocol. Definitely we can do good for the wildlife and then contribute something for the conservation. So अभी तो मैं पैर टूट गया, इसीलिए मेरा भी थोड़ा दर्द हो गई. मैं कैसे अभी गुड एग्जाम्पल बना नहीं सकता हूँ ना यंगर जनरेशन को. सो दैट वाज द unfortunate incident, but still I'm still fine, no issues, but it was very unfortunate that the animal was under so much pain after got hit by a container truck, and was not able to get up. But of course that animal died after 24 hours. वो मर गया है. फिर भी वो the last part of the life was really terrible for the animal. And then when I was also trying to move the legs to take x-rays, वो भी additional दर्द है उनका. So that is why I think the animal was not in a good mood. And it is a simple hit. It was a lying animal. Imagine, it's not even an animal standing and then chasing and then trying to attack. It was a lying animal on the ground, and it got hit by its tusk. So it was a heavy blow on my leg, and then I broke my ankle on my right leg. But luckily it was not a major fracture, and then I was bedridden for 6 weeks, and then I am now all right. But safety is very, very important. So we always create standard operating protocols to deal with whether reptile, because we worked with a lot of reptiles and we do rescues of snakes, and then उसको एक जगह पे हमने रेस्क्यू करके दूसरा जगह पे रिलीज़ करने में समटाइम्स उसको एडजस्ट नहीं होता है. सो इसीलिए वो दो चीज़ को एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ रेडियो टेलीमेट्री बोल के डिवाइसेस को बॉडी में फिट करने पड़ेगा है. हम रिलीज़ करने के बाद उसका लाइफ कैसे चलता है, वो जिंदा है या नहीं है, और ये उसका मूवमेंट अच्छा है या नहीं है. सो वो पूरा पता करने के लिए ऐसे कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ को भी हम साइंटिफिकली अप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे. एंड दोस डेटास विल गिव अस अ वेरी नाइस क्लू दैट इवन दो हमने निकाल दिया है, वो एक्चुअली जंगल के पास में कोई भी जंगल है उधर हमने छोड़ दिया है, उधर उसका लाइफ अच्छा से चलता है, वो अंडा देता है और ये बच्चा फ़ायदा होता है. सो ऐसे कुछ देखने में हमको भी बहुत खुश होता है. एक्चुअली हमने कुछ किया है, वो एक्चुअली वो जानवर का वो बहुत फ़ायदा होता है उसी से. सो इसीलिए हमारा सेटिस्फैक्शन के लिए सिर्फ करने में है ना, उसका कंप्लीट नहीं होता है. अगर वो जानवर का सेटिस्फैक्शन भी हमको कोई चीज़ से हमको मिलता है, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी में और कुछ ऐसे रेडियो कॉलर डाल के हमने जंगल में छोड़ेंगे वो जानवर को, अगर दोबारा वो नहीं आ रहा है और उसका लोकेशन हमको पता हो रहा है थ्रू वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, देन उसी से बहुत सारा फ़ायदा होता है. वो जानवर भी विदाउट डिस्टर्बेंस होता है. अगर जानवर एक्सीडेंटली कोई ह्यूमन की जगह पे आ रहा है
हमको मालूम पड़ता है थ्रू फ़ोन और या लैपटॉप में देखने में, वो सैटेलाइट का इमेज हमको मिलता है। सो हम द विलेजर्स को अलर्ट कर सकता हूँ, अभी जानवर आने वाला है, बाहर मत आ जाओ, वो साइकिल में मत जाओ, अकेला मत जाओ, बच्चे को बाहर मत छोड़ो। ऐसे कुछ बोलने में इंसान का भी सेफ्टी होता है, जानवर भी एक्सीडेंटली नहीं करता है कुछ भी है, उनका इंटेंशन तो किसी को मारना नहीं है। नहीं है, फिर भी है ना, अगर सामने कोई लोग आ गया फिर उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ना वो वो अपनी जानवर को, जान भी बचाएगा, अपनी यस, जान बचाने के लिए अपनी ही वो अटैक सेफ्टी करता के है। लिए वो करेंगे। सो जी। इसीलिए वो ये एक्चुअली इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एनिमल को तो हम बता नहीं सकता हूँ, ये लोग एक्सीडेंटली आ गया उसको कुछ मत करो, वापस जाओ, वो भी वापस जाएंगे करके किसी को बोल नहीं सकता हूँ हम। तो इसीलिए तो हम ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने पड़ेगा, वो क्या आ रहा है, उसका क्या पैटर्न है, उसको हम कंप्यूटर से और ये लैपटॉप से पता कर सकता हूँ, जीपीएस कॉलर की वजह से। और ये पीपल को भी हमने एडवाइस कर सकता हूँ, अभी मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, उस तरफ आ रहा है, सो आप बाहर मत जाओ, 6 o'clock के बाद बाहर मत आ जाओ, इधर एक पूरा हाथी हर्ड घूम रहा है। ऐसे कुछ हम बोलने में ना दोनों को मदद मिलता है। सर, ये बताइए कि भारत में क्या ये जंगली जानवरों के इलाज के लिए सुविधाएं हैं? जो आपने इक्विपमेंट्स की बात की थी कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं मिल पाते हैं, वो पालतू जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनके पास हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, तो किस तरीके की कंडीशन है अभी? Yes, actually, when we are talking about domestic animals, that is a kind of wealthy area that where the individuals rearing their own pets are capable of spending money. सो वो तो कितना भी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है वो लोग तैयार होता है करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल वो डॉग्स एंड कैट्स का कोई किडनी का इश्यूज है, डायलिसिस करना चाहिए आदमी के जैसे, पीपल आर रेडी टू डू, एंड डायलिसिस यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक एनिमल। लेकिन एक भी डायलिसिस यूनिट जंगल जानवर के लिए हमारा देश में नहीं है। सो एक्चुअली अगर वो कुत्ता और ये बिल्ली को कर सकता हूँ तो टाइगर को भी कर सकता हूँ, भालू को भी कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा इतना फ़र्क तो नहीं है। लेकिन उसका लाइफ का वैल्यू और इसका लाइफ का वैल्यू फ़र्क पड़ता है। सो मैं ऑलवेज ये भी बोलेंगे, अगर कुछ छोटा वाला एंट है तो उसका जीव अलग साइज़ का है, अगर हाथी हो तो उसका जीव अलग साइज़ का है। साइज़ के हिसाब से नहीं है जीव, कुछ भी सही से हमारा को भी वही जीवा है, उसका भी वही जीवा है। सो इसका लाइफ इज़ ऑलवेज सिंगल लाइफ ओनली, वो साइज़ के हिसाब से चेंज नहीं होता है वो। सो इसीलिए अगर डॉग्स एंड कैट्स को इतना इलाज करने के लिए एमआरआई है, सीटी स्कैन है, बहुत सारा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल वो हमारा देश में है। लेकिन ये हम वाइल्ड लाइफ का कंपेयर करने के टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अभी हमारा पास है कुछ इक्विपमेंट्स है, वो भी बहुत बहुत बेसिक्स है। एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव दिस वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, एंड देन एंड गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारा हॉस्पिटल्स इन लॉट ऑफ वन विभाग का जूस और ये चिड़ियाघर में बहुत सारा हॉस्पिटल्स आर रियली गुड। बट फिर भी है ना, मैं हमेशा सोच रहा हूँ अगर हमको और यूएस को कितना दूर है, ऐसे ही डोमेस्टिक एनिमल वेटनरियंस का और ये वाइल्ड लाइफ वेटनरियंस का भी इतना दूर है। वो लोग एक्चुअली 20 साल आगे बढ़ता है, हम लोग पीछे पीछे से आराम से हम पीछे जाने वाला है, क्योंकि ना रिसोर्स बहुत कम है। लेकिन इसका प्रैक्टिकली भी बहुत सारा चैलेंजेस है। अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करेंगे या कुछ, फॉर एग्जांपल ये एक पैर गया इंसान को और यार इवन डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रोस्थेटिक, वो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना बहुत इजी है। अब आपकी घर का वाला जानवर को अगर कुत्ता है और ये बिल्ली है, उसका आप बिठा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही चीज़ जंगल जानवर को करना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए वो चैलेंजेस एनिमल के तरफ से भी है, लेकिन हमारा तरफ से अगर इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा हम कर सकता हूँ। एक्चुअली जानवर को इसको बोलना और उसका समझ में आने के लिए टाइम तो लगेगा। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन टू एन एनिमल, बट हमारा तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो ईजीली कर सकता हूँ। हमारे पास उसका बहुत सारा चैलेंजेस है, उसको हम हर एक साल में एक एक पॉइंट को नलीफाई करने में डेफिनेटली
हमने अच्छा ग्रोथ ले सकता हूँ। वो हमारा देश का वाइल्ड लाइफ वेल्थ बहुत सारा देश में नहीं है। हम इतने ब्लेस्ड कंट्री है, वी हैव इतना वाइल्ड लाइफ का वेल्थ है। अगर आप सांप ले लेंगे या फ्रॉग ले लेंगे या एलिफेंट ले लेंगे और राइनो ले लेंगे, वी हैव यूनिक एनिमल किंगडम इन आवर कंट्री, एंड उसके लिए हमारा रिसोर्सेस को हम अलोकेट नहीं करेंगे तो फिर और कौन करने वाला है। सो इसीलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट this message should reach to all the levels, including lot of policy makers and stakeholders, to allocate some good resources for these wild animals because they are our wealth. And अगर जंगल जानवर नहीं है तो जंगली नहीं है, अगर जंगल नहीं है तो इंसान नहीं है। नहीं है। हाँ, सो इसीलिए दिस इंटरलिंक हम लोग 3 क्लास और 4th क्लास पढ़ने के टाइम ही मालूम पड़ेगा वो कहाँ से बारिश आ रहे, जंगल का इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक जानवर का इम्पोर्टेंस क्या है, वो इकोलॉजी में उसका बेनिफिट क्या देता है, एलिफेंट के वजह से जंगल कैसे ग्रो होता है, अगर बालू है कितना सीड ग्रो करता है, सीड को डिस्पर्स करता है। सो इतना सारा एक्चुअली टाइगर्स और कार्निवर्स आर लाइक जंगल इंजीनियर्स, फॉरेस्ट इंजीनियर बोलेंगे उसको। और एलिफेंट को हमने कहा था है वो बायोलॉजिकल बुलडोजर, वो जंगल को ठीक करता है। वो कुछ भी है इधर उधर पेड़ का रास्ता नहीं है, वो रास्ता बनाने वाला है, मतलब जेसीबी ऑफ जंगल हाथी ने। सो उसके फॉलो करके बहुत सारा जानवर जंगल का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि ना छोटी छोटी जानवर को मुश्किल है वो पेड़ के ऊपर जाके कुछ करने के लिए। वो हाथी करेंगे, वो हाथी को पूरा उसको तोड़ेंगे, कुछ खाएंगे, फिर नीचे डाल के जाएंगे और पीछे वाला छोटी छोटी हिरन वगैरह उसको खाते हैं। सो ये एक्चुअली साइकिल वो, और ये फालतू कितना भी वो वुड गिराता है उसमें दीमक बनता है, वो दीमक को खाने के लिए भालू आता है। सो ये एक्चुअली एक गुड फूड चेन एंड फूड वेब है, उसमें हमेशा आदमी लोग खराब करता है। उसको खराब करने के बाद देन वी हैव टू फेस दिस कोविड-19 or pandemics, tsunamis, floods. We have to only face that problem also. If you are dealing or if you are working against the nature, then nature will give it back to us only. So dancing bears, ये कलंदर वाली नचाना वाला बालू को हमने इलाज करना शुरू करने के टाइम में ये लोग बहुत सारा सिम्टम दिखाता है। एक्चुअली मैंने बोल रहा था वो उसका मेल को नसबंदी करेंगे और नाक में रस्सी डालेंगे और ये दांत तोड़ेंगे। सो इसके वजह से कुछ भी हमने अच्छा से खाना, वो 24 आवर्स वेटनरी केयर उसको खाना, और उसका इनक्लोजर में कोई दोस्त लोग उसका बनाना है और उसका एनरिचमेंट हम बोलेंगे। इनक्लोजर को बहुत सारा टॉयस उसका प्ले करने के लिए, बहुत सारा नेचुरल स्टफ्स को हम बिल्ड करके दे देंगे उसको, वो उसके खेलेंगे उसमें। सो ऐसे ही इतना हम उसका इलाज देने के बाद भी उसका हेल्थ पैरामीटर्स इम्प्रूव ही नहीं हो रहे। सो इसीलिए हमको बहुत सारा टेंशन हो गया, हम इतना करने के बाद भी क्यों अच्छा से नहीं कर रहे, वो बॉडी वेट इम्प्रूव नहीं हो रहा है। हमने एक जनरल रूल है वाइल्ड लाइफ में, वन इज द बॉडी कंडीशन स्कोर। वो बॉडी का वेट और बॉडी साइज और विजुअल अपीयरेंस देके वो एनिमल हेल्दी है और नहीं है हम पता करेंगे। क्योंकि ना ऐसे सेड वो हर एक डोमेस्टिक एनिमल को ऐसे पकड़ के 2 ml ब्लड निकाल के टेस्ट करके उसका कोई डायबिटीज़ है और उसका लिवर प्रॉब्लम है, लंग प्रॉब्लम है और किडनी प्रॉब्लम है, पता करने में 10 मिनट लगेगा। लेकिन ऐसे जंगल जानवर को करना बहुत मुश्किल है, ऐसे तो ब्लड निकाल नहीं सकता हूँ हाँ, बिना बेहोश करने में। सो इसीलिए हम लोग ऐसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड हेल्थ असेसमेंट टूल्स को डेवलप किया है। उसका देखने में वो जानवर अच्छा है नहीं है, बॉडी बिल्ट, हाइट, हेयर कोट, आइस ब्राइटनेस एंड देन एक्टिविटीज़ ऑफ द एनिमल, ऐसे कुछ देखने में हमको मालूम पड़ेगा जानवर हेल्दी है या नहीं है।
So ये दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बॉडी कंडीशन स्कोर. हाँ, मतलब पूरे बॉडी के मूवमेंट से आप समझ पाते हैं कि इनको यस, क्या यस, समस्याएं होगी। यस, यस. अगर जी। वो उसमें पैर रखने में कुछ का प्रॉब्लम हो रहा है और हाँ, पैर हाँ। अच्छे ऊपर रख के पदल में जा रहा है, तो ऐसे ही कोई चीज़ को सिम्टम करके हम बोलेंगे. लेकिन ऐसे सिम्टम को अगर कोई सिम्टम ही नहीं दिखा रहे, लेकिन बॉडी का शेप और साइज और बिल्टनेस इसको देख के ही हम मालूम हमको पड़ेगा. क्योंकि ना अगर एक सिंपल टेम्परेचर लेने चाहिए, वो डोमेस्टिक एनिमल को, आपका बिल्ली और कुत्ता को आप पकड़ सकता हूँ, हम हाँ, टेम्परेचर ले सकता बिल्कुल। हूँ, वो भी नहीं कर सकता हूँ जंगल जानवर को हमने. सो इसीलिए ऐसे कोई डिस्टेंस नॉन इन्वेसिव हम कहता है. सो बिना टच करने में वो एनिमल को मालूम भी नहीं पड़ेगा मैं उसको एग्जामिनेशन कर रहा हूँ करके. तो ये पूरा विजुअल है वो. लेकिन ये सर है. सर हाँ एक जी. क्वेश्चन ये था, आपने हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि डॉक्टर साहब 3000 रूट कैनाल्स कर चुके हैं जानवरों के, तो दांत तो अंदर है, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि हाँ इनके जी. दांत में प्रॉब्लम है, और रूट कैनाल कैसे किया, ये बड़ी यस. दिलचस्प चीज़ है। हाँ, एक्चुअली ऐसे हमने उसका विजुअली एग्जामिन करने के टाइम हमको मालूम पड़ेगा उसका बिहेवियर. सो वो एक्चुअली इसका फीडिंग बिहेवियर, अगर कुछ भी दांत का प्रॉब्लम है, हम जनरली देयर इज ए सेइंग है, अगर माउथ का हेल्थ अच्छा होगा पूरी बॉडी का हेल्थ अच्छा होगा. अगर माउथ का हेल्थ अच्छा नहीं है पूरा बॉडी में प्रॉब्लम होगा. क्योंकि ना अच्छा से खाना नहीं खा सकता हूँ जानवर को. अगर हमारे पास कुछ भी है वो कैरिस और कुछ सेंसिटिविटी टूथ प्रॉब्लम या टूथ एक कुछ भी होता है, हम बड़ा बड़ा पेस्ट लेके दिन में 4 बार ब्रश करके भी हमको जी। इतना प्रॉब्लम आ रहा है. जानवर तो ब्रश ही नहीं करेंगे. सो इसीलिए उसका दांत प्रॉब्लम हमेशा जंगल में नहीं होता है. लेकिन ये नचाना वाला बालों को तो मैंने बोल दिया है, ये लोग जबरदस्ती दांत को तोड़ेंगे. सो वो ब्रेकेज ऑफ ये दांत के वजह से वो लोग खाने के टाइम हमको अच्छा से मालूम पड़ेगा उसको खा नहीं पा रहा है, और ये एक साइड में खाता है, इसी साइड प्रॉब्लम है तो इसी साइड में खा जाएगी. नहीं तो थोड़ा खाने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन वो पूरा बाहर आ जाएगी. सो ऐसे कोई सिम्टम के वजह से हमको मुंह में प्रॉब्लम है करके हमने पकड़ा है पहले. समटाइम्स ये भालू ने जनरली क्या करेंगे, वो हम प्लेट में उसका पोरेज या मतलब गंजी डालता है, वो गंजी को ये सक करते पीता है. सो पूरा सक करता है. सो ऐसे कुछ मुंह में प्रॉब्लम है तो वो सक ही नहीं कर पाया उनको. सो उसी टाइम हमको मालूम पड़ेगा वो इसका खाने में कुछ प्रॉब्लम है, मुंह में कुछ प्रॉब्लम है करके. देन हमने उसको ब्योश करके क्लोजली एग्जामिन करने के टाइम उसके अंदर समटाइम्स मैगट्स सा, मतलब वो कीड़ा बनता है अंदर. वो पूरा गम का डिसीज होता है. सो वो पूरा स्वेलिंग होने के बाद ये मुंह पूरा बंद करने के लिए भी नहीं होता है बालू को. सो इसके वजह से हमने वो थ्रू इंटरनेशनल एनिमल रेस्क्यू, हमारा पार्टनर है यूके का है, सो उन्होंने हमको 2 वेटनरी डेंटिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है. So that was the first time, and even now there is no veterinary dentistry completely developed in our country. So अभी भी इंस्टीट्यूट्स में भी, मतलब टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी ये इतना डेवलप नहीं हो गया है. लेकिन हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से कर रहे हैं डेंटल वर्क. अभी भालू के अलावा हमने लेपर्ड्स, टाइगर्स, लायंस को भी कराया है डेंटल वर्क. सो ये डेंटल वर्क में 2 मेजर प्रोसीजर होता है. एक तो एक्सट्रैक्शन, दांत को निकालने पड़ेगा, दूसरा फिलिंग करने पड़ेगा, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके पीपल मीन इंसान को करेंगे. सो 2 ही प्रोसीजर है, लेकिन एक ही डिफरेंट है. इधर हम हर टूथ के लिए अलग अलग से नहीं कर सकता हूँ. मल्टीपल सिटिंग्स लाइक ह्यूमन डेंटिस्ट के जैसे हम नहीं कर सकता हूँ. एक बार एनिमल को ब्योश कर दिया, टेबल के ऊपर रख दिया, अगर 4 दांत को फिल करने पड़ेगा, चारों करेंगे एक बार. अगर 3 फिल करने पड़ेगा, 1 निकालने पड़ेगा, वो भी एक ही साथ करेंगे. क्योंकि ना एनिमल जनरल एनेस्थीसिया में होगा, टेबल के ऊपर कंप्लीट ब्योश में सो जाएगी. तो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है मुंह में. और ये एक प्रोसीजर के लिए कम से कम 1.5 घंटे लगेगा. सो ऑल 4 प्रोसीजर्स समटाइम्स विल टेक 4-5 आवर्स और समटाइम्स 6 आवर्स. सो ऐसे करने में हमको अभी तक मेरा नंबर ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर रूट कैनाल्स हो गया, एंड एक्सट्रैक्शन तो मोर देन 3000
एक्सट्रैक्शंस हो गया, द बेनिफिट इज वो करने के बाद वो एनिमल कितना अच्छा से कार है, वो उसका बॉडी वेट इम्प्रूव हो रहा है और ये सबके साथ फ्रेंडलीनेस हो रहा है, ये सारा बिहेवियरल बेस्ड इम्प्रूवमेंट है. सो वो देखने में हमको बहुत खुश होता है. सो ऐसे कुछ वेटनरी में डेंटिस्ट ही नहीं है, लेकिन हम लोग प्राउडली बोल सकता हूँ हम लोग ही सिर्फ वेटनरी डेंटिस्ट है. वो इवन नाउ वो इतना डेवलप ही नहीं होगा, लेकिन हमारे पास इतना एक्सपर्टीज है. Through that two veterinary dentists taught us complete procedures, and we have done so many now, and then we are almost like experts in veterinary dentistry. बहुत सारा बेनिफिट्स होता है एनिमल को आफ्टर वो करने के बाद. इतना उसका कंपैटिबिलिटी विद अदर एनिमल इम्प्रूव होता है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी वेट गेन करने में दिक्कत नहीं है, एक्चुअली पीसफुल लगेगा, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है खाने के टाइम. सो दैट मेक्स अस मोर हैप्पियर, एंड दैट प्रोसीजर कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी एनिमल. नाउ तो हम तैयार है, अगर डोमेस्टिक एनिमल है और वाइल्ड एनिमल है, किसी को भी दांत का रेडी है, हमारे पास कंप्लीट सेट है और कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो प्रोसीजर को. सर अक्सर हम अपनी रिपोर्ट्स में और कहीं पे मतलब पढ़ते हैं ऐसे कि ट्रैंकुलाइज किया गया जानवरों को कॉलर आईडी वगैरह पहनाने के लिए, तो इसके बारे में बताइए कैसे ट्रैंकुलाइज किया जाता है, ये इसका प्रोसीजर क्या होता है? करेक्ट. सो एक्चुअली वेन एवर वी नीड टू अप्रोच एनी वाइल्ड एनिमल, उसको तो बेहोश करना ही पड़ेगा. सो दिस procedure is safe for both the handler, like veterinarians, and on the other side for the animal, because these जंगल जानवर तो हमेशा स्ट्रेस में होता है हमने इंटरवीन करने के टाइम. सो उसको तो स्ट्रेस ओनली किल्स द एनिमल. सो बाकी तो डोमेस्टिक एनिमल है, वो आदमी के साथ ही पूरा जीवा चलता है. सो हमारा ऊपर डिपेंडेंट करता है. सो इसीलिए उनका और हमका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. सो इवन पीपल ऑलवेज कीप द पेट्स लाइक देयर फैमिली मेम्बर्स. उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो दे विल कीप इट लाइक देयर ओन फैमिली मेम्बर्स. बट व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड एनिमल, वो तो हम नहीं कर सकता हूँ. सो दे आर ऑलवेज वेरी unpredictable, and then sometimes they get into stress if you are intervening. So इसीलिए बेहोश करना बहुत सेफ है फॉर दिस एनिमल, एंड वी कैन ऑलवेज गो फॉर केमिकल इमोबिलाइजेशन. उसके लिए अनस्थीसिया ड्रग्स होता है. सो उसको हम रिमोट डिलीवरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम उसको करता है, क्योंकि ना हाथ में हमारा रेगुलर ह्यूमन इंजेक्शन के जैसे हाथ में वो इंजेक्शन लेके हम डाल नहीं सकता हूँ. सो दे डोंट अलाउ अस. सो दैट इज़ वाई एदर वी यूज़ ब्लो पाइप और रेगुलर डार्ट इंजेक्शन गन्स. सो वो गन के अंदर वो सिरंज, स्पेशलाइज्ड सिरंज होता है, इसीलिए सो उसका ड्रग वगैरह उसमें फिक्स करके देयर इज़ अ मैकेनिज्म इन दैट. उसके एक डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल गन के जैसे, वी वोंट कॉल इट एज गन बिकॉज गन मीन्स उसका इंट्यूशन अलग तरीके से होता है. गन तो किसी को मारने के लिए, लेकिन ये तो मारने वाला गन नहीं है, उसका हेल्प करने वाली गन है. सो इसीलिए इसका डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल हम बता देंगे, उसके अंदर वो सिरिंज को डाल के हम रिमोटली हम इंजेक्ट करेंगे. एक्चुअली इसको इंजेक्शन को फायर करेंगे. सो इट गोस एंड देन गेट डिलीवर्ड इनटू द एनिमल. सो लाइक पैर में और ये शोल्डर में और नेक में, कभी भी मस्कुलर एरिया में वो इंजेक्शन हम डालता है. सो जानवर उधर ही सो जाता है. सो देन उसको स्ट्रेचर में डाल के हॉस्पिटल लेके आने के बाद कुछ भी इलाज करना चाहिए. अगर उसको दांत चेक करना, आंख चेक करना, कान चेक करना, और ये पैर में कुछ प्रॉब्लम है और ये रेडियो कॉलर लगाना है, वो माइक्रोचिप लगाना है, और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स है, सैंपल लेने का है, ब्लड चेक करने का, अल्ट्रासाउंड करने का, एक्सरे करने का, कुछ भी प्रोसीजर है जंगल जानवर वो टेबल के ऊपर सोने के टाइम बिल्कुल हम कर सकता हूँ. से अगर उसका प्रोसीजर का ऐसे ही सेड वो डेंटल प्रोसीजर करने के टाइम 6 घंटे 7 घंटे लगेगा, उसी टाइम हमने उसका गैस अनस्थीसिया के थ्रू उसको कंटिन्यू करेंगे उसका स्लीपनेस को. सो दे विल बी स्लीपिंग एज लॉन्ग एज वी वांट. सो इट इज़ वेरी सेफ एंड दे वोंट नो एनीथिंग, एंड इट इज़ सेफ फॉर द हैंडलर, बिकॉज हम तो वो दांत का करने के टाइम मुंह के सामने बैठ के करने पड़ेगा. हाँ, अगर मतलब जानवर उठ कितना गया तो खतरनाक है ये. yes. So I always say that sometimes in human beings they always say the operation was success but the patient died, but in case of wild animal practice it is completely ulta.
अगर बेहोश से बाहर आ गया एनिमल, ऑपरेशन सक्सेस बट डॉक्टर डाइड करके हम बोलना चाहिए। वो जानवर उठ गया तो पहले अटैक तो डॉक्टर को ही करेंगे ना, बिल्कुल, सामने बिल्कुल। होगा। सो सक्सेसफुल ऑपरेशन करना दोनों को जिंदा होना चाहिए। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हुँ। अगर सक्सेस सर्जरी हो रहे तो फिर डॉक्टर भी बचाना चाहिए। सो इसीलिए वो बेहोश करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ये प्रोसीजर नीड सम एक्सपर्टीज। Not everyone can do it, so that is why these areas always need better improvement, better logistics, advanced drugs, because अभी भी इंडिया में ऐसे कोई बेहोश करने वाला ड्रग, नया नया ड्रग्स इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। देर आर लॉट ऑफ रेड टेपिज्म इन इम्पोर्टिंग दैट। बट हमने बहुत पुराना ड्रग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। वो कॉमनली यूज्ड ड्रग्स और एडवांस्ड ड्रग्स तो अभी भी विदेश में है, हमारे पास नहीं है। वो चीज़ हमको थोड़ा दिक्कत देता है। सर, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक सवाल और पूछूंगी कि कब ये संवेदनाएं आपके मन में जागी, कब आपको लगा कि मुझे जंगली जानवरों का उपचार करना है? तो एक्चुअली मैंने BVSC में अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के टाइम मैंने एक डेटा निकला है, उसमें जंगल जानवर के लिए कितना वेटनरी डॉक्टर्स डेडिकेटेडली कर रहे करके। सो वो बहुत सारा कम था, नॉट इवन 20-30 वाइल्ड लाइफ वेटनरियंस इन द होल कंट्री। सो देन आई थॉट ये इतना लोग पूरा डोमेस्टिक एनिमल के लिए करेंगे तो बर्ड्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड इवन फॉर हॉर्सेस, बट व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड एनिमल्स इट वाज वेरी वेरी हैंडफुल। एंड देन एंड आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर व्हाई इतना कम लोग है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, is that really a safety issue or something else, like whether it is a good paying for the veterinarians, or the safety concern, or the unpredictable nature of the animal, or our understanding towards the animal, or the medicine developed in the field of wild animals, or versus this domestic animal. So all those things हमने check करने के time it was very much true that people were not so comfortable with wild animals, and उसका इलाज करना भी मुश्किल है, और दूसरा उसका infrastructure और resources are always less. So that is why I thought we should definitely do some contribution, and luckily I got to know this organization, and I got the position in that, and then almost now 20 plus years I am working to help training lot of vets and helping multiple species, starting from birds, reptiles, carnivores, big cats, bears, elephants, and so many other animals we were helping. And नॉट ओनली द कैप्टिव एनिमल्स, उसको लाइफ टाइम केयर फैसिलिटी में भी रख के हमने देखभाल कर रहे हैं, और दूसरी साइड वेन एवर दीज एनिमल्स आर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद पीपल, लाइक कॉन्फ्लिक्ट और समटाइम्स इलीगली poached animals and illegally trafficked animals, we are helping them to bring them back to the country, and then trying to repatriate them, and then releasing them back into the wild gives us a lot of satisfaction. And then I'm really happy to help whatever the tiniest portion we can do it in this small lifetime, because the planet Earth is not only for people, it is for the animal, and we are the latecomers. We came later, but we are thinking that the entire planet is for us, and then our greediness has got no limitations. So इसीलिए कुछ भी हमारा contribution है, definitely it will be good for the mother earth, and that has to be passed on to the next generation. So that is the idea behind my conservation or even wildlife related veterinary practice. Yeah, I am always curious to learn whatever the best education we can get in the field of veterinary science. And when it comes to wildlife, as I said, both सारा field, advanced field is happening in domestic animal, but wildlife में कुछ नहीं हो रहा. So इसीलिए after my graduation and then did my masters, I even pursued my PhD in the field of gut microbes. So microbes पूरी पूरी वर्ल्ड के नया सब्जेक्ट है, बट नाउ इट इज़ रियली लाइक ग्रोइंग अप इन ह्यूमन मेडिसिन. बट
the same thing can be done in animal science also. So that is why my curiosity was to do my PhD in the field of gut microbes, all about this microbes, and then how we can manipulate the microbes and how we can understand the microbe for the betterment of the wildlife. So that was my PhD work, and after that I did my post graduation diploma in PG diploma, post graduation diploma in animal welfare, and postgraduate diploma in animal protection laws, and post graduation in veterinary homeopathy. So I am always interested in learning whatever is the best knowledge is available in the field of veterinary science, and wanted to gather. And I think, if I am not wrong, I have got more than 7 or 8 degrees, and then I am trying to utilize those education into the conservation aspect, or into the welfare of captive wild animals, so that at least the science developed in book will be used in the field, and then some kind of benefit the animals will get. इंसानों की संवेदनाएं तो लगभग सभी लोग समझ जाते हैं, कि उनकी तकलीफ समझ जाते हैं, लेकिन जानवरों की संवेदनाएं समझना सबके बस की बात नहीं है। वो केवल डॉक्टर अरुण जैसे लोगों के बस की बात है, जो जानवरों के प्रति इतने संवेदनशील हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी शॉर्ट नोटिस में हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।